आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए और बेल्जियम से भी एक खबर आ रही है, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया है। वो बतौर आर्मी चीफ जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी वो खिताब कर रहे हैं, ताजरों से भी वो मिलते हैं और सियासी और इंतज़ामी मामलात में वो इंटरफेयर करते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका पूरी तरह से सियासत में और इंतज़ामी मामलात में, वजारत ख़ारजा में, वजारत दाखिला में और तमाम मईशत समेत हर जगह पे उनका अपना एक किरदार है। और ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है उसमें शामिल सियासी जमातों के लिए कि कल को वो बड़े आराम से सारा मलबा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देंगे कि जितना भी फेलियर था वो सारा इसलिए था कि हम मजबूर थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे और फ़ौज के कंट्रोल में था सारा कुछ, तो उन्होंने ये तबाही फेरी है। हम लोग तो पहले भी डिलीवर करते रहे, आइंदा भी कर सकते हैं। तो ऐसी बातें फ्यूचर में वो कर सकेंगे और उनके लोग ये कहेंगे, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, माजी में भी ऐसे करते रहे, आइंदा भी ये करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया, वहाँ भी वो सोशल मीडिया को नहीं भूले। यानी सोशल मीडिया एक ऐसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो उनके आसाब पे सवार है और उसे एस्टेब्लिशमेंट किसी जगह पे भी भुला नहीं सकती। जितनी फ़िक्र और कोशिश सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए की गई है, उससे आधी कोशिशें और वक्त सर्फ किया जाता है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, तो पाकिस्तान के हालात आज शायद पहले से काफ़ी बेहतर होते, लेकिन इस तरफ तवज्जो दी नहीं गई। अच्छा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से मैं कोई बात आपको बताऊं। इससे पहले जो बेल्जियम का आर्मी चीफ का दौरा, उस हवाले से एक दावा सामने आया है और ये बाकायदा एक दो ट्वीट्स मेरे पास मौजूद हैं। एक मोहम्मद फैसल साहब का ट्वीट है और ये कहते हैं जी कि बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में FIR कटवा दी है। FIR में आर्मी चीफ पर सफारत खाने के एहलकारों के ज़रिए हमला करवाने का इल्ज़ाम है। यानी एक तो ये वो उन्होंने बात की है, लेकिन नहीं, जो मेरे पास एक और इतला है ना, वो अब इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन ये इतला ये कह रही है कि एक दस्तावेज़ है वो जमा करवाई गई है बेल्जियम में और पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसमें कुछ जराइम के हवाले से या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से डाटा शामिल है और इसमें दर्ज जो मालूमात हैं वो मंदरजा झेल हैं। शिकायत कुनिंदा जो है उसका नाम है शेख मोहम्मद अदील, जो अब तक इतला सामने आ रही है और ये भी सोशल मीडिया से इतलात आई हैं। इसकी कंफर्मेशन एक आधे दिन में आ जाएगी और ब्रसल्स बेल्जियम से ये इतलात आ रही हैं और इसका बाकी एड्रेस भी इस आदमी का लिखा हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है, इनका ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में उनकी जिस्मानी तफसीलात लिखी हैं, उनकी उम्र लिखी है, उनका कद लिखा है, उनका वज़न लिखा है, साथ उनकी तस्वीर भी मुंसलिक की गई है और ये कहा कि ये ब्रसल्स में आए हैं। तारीख़ और वक्त लिखा है 10 अगस्त 2025। ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज़ जो है वो पहले से तैयार थी। बहरहाल इल्ज़ामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद और 10,000 अफराद को कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद में रखना, दहशतगर्दी और आलमी दबाव का, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल की गई इस दस्तावेज़ में। और इसके अंदर जो सबूत साथ मुंसलिक किए गए हैं वो मुख्तलिफ NGOs और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें और मीडिया के मज़ामीन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले को फेडरल प्रोसिक्यूटर को भिजवाना चाहिए और गिरफ्तारी के वारंट्स और ये वो सब, और ये दस्तावेज संगीन इल्ज़ामात की निशानदेही करती है और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करती है। ये जनाब एक दस्तावेज़ जमा करवाई गई, मैंने आपको बता दिया। लेकिन असल मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं गुज़िश्ता एक दो दिन से, वो फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे सन 2026 में और 27 में, और कितना कंटिन्यू करेंगे, इस पर हम बार बार बात करते हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं तब तक उन लोगों के लिए कोई भी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं होगा और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिविटी उनकी कारामद नहीं होगी, क्योंकि पूरी ताकत से पूरा इदारा इस्तेमाल किया जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते की एक रुकावट बनेगा। तो जो एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना जी हमें दिया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं मिलेगी जब तक के आर्मी चीफ है हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब। और अब ये लड़ाई नई नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। इसमें जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के जो हमायती हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे तो इनके साथ ज़्यादती की थी, और इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने कोई ज़्यादती नहीं की थी, बल्कि ये मेरी अहलिया से मिलना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, तो इस बात का गुस्सा है। बहरहाल जो भी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कुछ लोग खुलकर कहते हैं, कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है।
अब दो सवालात हमने सामने रखे थे। नंबर एक कि क्या एक नई मुद्दत मुलाजमत शुरू होगी कि एक्सटेंशन मिल गई, जीरो से दोबारा शुरू होगा, तो नए कानून के मुताबिक तो 5 साल के लिए आर्मी चीफ आएगा। तो क्या नई एक्सटेंशन और 5 साल होंगे, या जो एक नया कानून बनाया गया है वो पिछले एक्सटेंशन से उसको शामिल कर दिया जाएगा। एक्सटेंशन इसलिए कह रहा हूं कि आर्मी चीफ की जो नौकरी है उसको रिटेन किया गया था और फिर उसके बाद उनको ये ओहदा दिया गया था, वो पहले रिटायर हो गए थे, जो इतलात थी और जो फैक्ट्स थे, जो फिगर्स थे वहां पे मौजूद थे। अच्छा, इसमें जो है ना वो आसिम मुनीर साहब 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं, तो 2 साल उनको और मिल जाएंगे। कुछ लोग दावा करते हैं कि नहीं, नया होगा और 5 साल होंगे, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब और फैसल वाडा, ये दोनों लोगों की अगर आप बात सुने तो फैसल वाडा का ताल्लुक क्योंकि उस कबीले से है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्व करता है, तो फैसल वाडा साहब की बात को आप समझें कि ये वहाँ से आई है। और राणा सनाउल्लाह साहब का जो ताल्लुक है वो नवाज शरीफ के कबीले से है, वो यहाँ सर्व करते हैं, तो उनकी बात आप समझें तो समझें हुकूमत से आई है। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ से जो इशारा पहला आया वो इशारा ये है कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का तसलसल हो सकता है, एक्सटेंशन नहीं हो सकती। क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ साहब माजी में भी जो एक्सटेंशन है उसके खिलाफ रहे हैं और आज भी उनकी ये एक राय है और PMLN की ये राय है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि PMLN के इस दौरे हुकूमत में बहुत सारी एक्सटेंशंस हुई हैं, बहुत सारी बेशुमार अफसरान को एक्सटेंशंस दी गई हैं और धड़ाधड़ दी गई हैं और अभी तक दी जा रही हैं। बल्कि ये तो इस पर भी राजी हो गए थे कि हुकूमत को ही एक्सटेंशन दे दी जाए। और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये एक्सटेंशन के साथ फिर आर्मी चीफ बने थे, तो नवाज शरीफ साहब ने अपने उसूल तो तोड़ दिए थे, बहुत पहले तोड़ दिए थे। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब का ये बात कहना और अपने आप को उसूली साबित करने की कोशिश करना, वो ये बताता है कि जो एक तसलसल की बात आ रही है कि 3 साल आर्मी चीफ ने मुकम्मल कर लिया तो शायद 2 साल और भी उन्हें मिल जाए तो 2027 तक ये रहेंगे। लेकिन कल किसी ने नहीं देखा तो 2027 तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही। मोहसिन नकवी ने कहा था कि SHO की मार है दहशतगर्द, तो दहशतगर्दों के डर से हुकूमत पाकिस्तान ने, ये वो दहशतगर्द हैं जो एक SHO की मार थे, उन दहशतगर्दों के डर से हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त तक के लिए बलूचिस्तान में ट्रेनों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। यानी ट्रेनें ही बंद कर दी कि दहशतगर्द, आप ट्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यानी एक ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन जाती है, हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए कि ये जो ट्रेन ट्रैक के ऊपर जा रही है हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत नहीं ले रही। और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज है पाकिस्तान में, आप अंदाज़ा करें कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 12 लाख से ज़्यादा पुलिस और दूसरी फोर्सेज और फौज वगैरह ये सब मिला के लगभग 10-12 लाख है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास है फोर्सेज की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जैसा एटमी पावर मुल्क चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों से ऐसा खौफजदा है कि ट्रेनों की आमदरफ्त ही पाकिस्तान ने बंद कर दी और दावे इनके इतने बड़े बड़े हैं कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए, बल्कि एक और मसले में फंस गए मोहसिन नकवी साहब, और ये इस्लामाबाद में एक मस्जिद से रिलेटेड इशू है। वहाँ पे मसाजिद कुछ बहुत सारी बनी हुई है जो ग्रीन बेल्ट पे या रस्तों पे बनी हुई है या कब्जे की ज़मीनों के ऊपर बनी हुई है, और हुकूमत के बकौल ये है कि ये ज़मीनें जो है ये सरकार की हैं और इनके ऊपर कब्जा करके मसाजिद बनाई गई हैं। एक तो कब्जे की ज़मीन के ऊपर मस्जिद कैसे बन सकती है, बननी ही नहीं चाहिए। और जब उसकी बुनियादें रखी जा रही थी तो उस वक्त मना करना चाहिए था कि ये मसाजिद यहाँ पे कब्जे की ज़मीनों के ऊपर ना बनाई जाए, ये सरकार की ज़मीन है या किसी और मकसद के लिए रखी गई है। तो ये तो कभी भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि किसी ज़मीन के ऊपर या किसी की भी ज़मीन के ऊपर या सरकार की ज़मीन के ऊपर बगैर परमिशन के आप मस्जिद तामीर करें, मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि रातों रात इन्होंने मस्जिद भी गिरा दी, वहाँ पे वो उसका जो मलिका सारी वो जगह है वो साफ़ कर दी और वहाँ पे कोई दरख्त वरख्त भी लगा दिए कुछ एरिया में। कुछ लोग कहते हैं मस्जिद वहीं पे और मदरसे वाला जो बिल्डिंग का एरिया था वो सारा गिरा दिया गया है। अब वहाँ पे मौलवी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कुरान पाक के नुस्खे हाथ में पकड़े हुए थे और उन्होंने कहा जी कि ये जब शहीद किया गया है उस बिल्डिंग को तो वहाँ पे ये कुरान पाक के नुस्खे भी शहीद हुए और इस पर वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये ज़्यादा जो रोला पड़ा है ये जमीयत उलमा इस्लाम के, क्योंकि मौलवी उससे मुंसलिक थे तो उन्होंने ये बात की है, इस बात को ज़्यादा उठाया है। अब देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। लेकिन उन्होंने रातों रात दोबारा बुनियाद रखी, उन्होंने कहा जी हम दोबारा यहाँ पे तामीर करेंगे, यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे। अब मामला ये है कि अगर कब्ज़ा छुड़वाना ही है, देखिए जहाँ मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप गैर कानूनी तौर पे जगह पे आप मस्जिद तामीर ना करें, ये मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में हमारा मज़हब और हमारा अखलाकियात इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन सेम टाइम में मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये मामला बातचीत से कर लेते,
लेकिन चले इसको भी छोड़े, ये जो नदी नालों के ऊपर, पानी के रस्तों के ऊपर पूरी पूरी सोसाइटियां बन गई हैं, ये आपको नजर नहीं आती? जो बड़े बड़े लैंड माफियाज ने और बड़े बड़े सरमायादारों ने जमीनों पर कब्जे करके प्लॉटिंग करके बेच दिया है, वो कब्जे आपको नजर नहीं आते? जो डीएचए जैसी एक सोसाइटी जिसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, वो जमीनें जैसे लोगों से लेती है, वो आपको नजर नहीं आता? यानी इंतजामिया को सिर्फ मस्जिद नजर आई है कब्जे के नाम के ऊपर और बेशुमार चीजें वो नजर नहीं आई। मैं क्लियरली कह रहा हूं कि जो काम यहां हुआ वो भी ठीक नहीं था, लेकिन ये हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि पानी के रस्तों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर पूरे पूरे प्लाजे और इमारतें तामीर कर दी गई हैं, उसके ऊपर ये नहीं जागे, उसके ऊपर इनको होश नहीं आया। और वहां पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई और जो बंद बांधे गए, उनकी वजह से पूरे के पूरे शहर डूब रहे हैं। जब भी बारिशें होती है हर तरफ जो है वो शहर डूबना शुरू हो जाते हैं, और हर साल अब ये होता है। तो वहां पे जाके मसमार करें, उन बंदों को तोड़ें, उन सोसाइटियों से वो जगह खाली करवाएं, और वहां पे जो नदी और नालों के सदियों पुराने रास्ते हैं उनको बहाल करें, ताकि शहरों के अंदर जो है वो सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। अब इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन कौन दे इसके ऊपर तवज्जो? नादरीन, ये एक और मैंने आपको कहा था, याद होगा आपको, 2024 में जब इलेक्शन हुए थे फरवरी में, उसके फौरन बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और मुझे गिरफ्तार करके इन्होंने जेल भेज दिया। जब मैं वापस आया तो हुकूमतें सारी बन चुकी थी, लेकिन इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिपोर्ट किया और पूरा रिपोर्ट किया था। अब हुआ ये कि मैंने उस वक्त एक जुमला बोला था जब मैं कैदियों वाली वैन में था। मैंने कहा था कि ये एक जाली हुकूमत इनको बनाकर दी गई है और ये सीरियस ही हो गया कि ये इनकी हुकूमत है। यानी एक तो हुकूमत जाली है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाई गई है, और जिनको ये हुकूमत भीख में दी गई है वो सीरियस हो गए हैं कि वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाकर आ गए हैं। तो वाकई वो अब सीरियस हो गए हैं और अब उन्हें यह लगना शुरू हो गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं आए, वो ब्यूरोक्रेसी की मदद से नहीं आए, आरओज ने जाली फार्म 47 जारी नहीं किए, बल्कि उन्हें अब यह लगता है कि वो उनका हक था जो उनको मिला है। ये अंदाजा करें आप। अब वो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने अपना मुंह काला किया जाली फार्म 47 जारी कर करके, वो भी गिरफ्त में आ रहे हैं और उन्होंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। कल को ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी करेंगे, इनको ये आदत है और एक दिन इनका रवैया यही होगा। और अगली बार इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल ना किया जाए। हो सकता है कि अगली मरतबा इलेक्शन में ब्यूरोक्रेसी की बजाय अदलिया को इस्तेमाल कर लिया जाए। जिस तरह से अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, तो बड़े पैमाने पर अदलिया को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकती है, मौजूदा हुकूमत भी कर सकती है। और उसका रीज़न पता क्या है कि जब भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा ना, तो एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट के बाद दो रास्ते बचे, या तो वो इस गंदे खेल को बंद कर दे और इसमें से बाहर निकल जाए और वो कहे जी हमारा कोई किरदार नहीं है, हम बाहर चले जाते हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो वो उनको शिकस्त से ऐसे बच सकते हैं। अदरवाइज वो जब भी कभी इंटरफेयर करने के लिए आएंगे तो अवाम उनके खिलाफ जाएगी, वो जिसको भी सपोर्ट करेंगे अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, कल के दिन में इमरान खान साहब की जमानतें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मुख्तलिफ केसेस की अपीलें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गई थी। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। आज एक किताब है द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग। ये किताब आज जो है एक ऐसी जंग जिसने सब कुछ तब्दील कर दिया। ये इंडिया पाकिस्तान की जो अभी लड़ाई हुई थी, 3 महीने के अंदर किताब भी आ गई है। इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है, इसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूँगा, कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दरख्वास्त की है, एक अपील की है कि यौम आज़ादी पर एहतजाजी मुहिम ना चलाएं। यानी वो ये कहते हैं कि आगे पीछे आप करें, लेकिन आप यौम आज़ादी पे आप एहतजाजी मुहिम ना चलाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसलिए लेती है कि नॉर्मल दिनों में तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, बल्कि उनको दीवार में ही दबा देते हैं और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। तो 14 अगस्त पे पीटीए को लगता है कि शायद ऐसा कुछ ये हुकूमत कर नहीं पाएगी, तो हम अपना एक एहतजाज भी कर पाएंगे, अपनी आवाज़ भी बुलंद कर पाएंगे। तो हुकूमत अब ये कह रही है कि जनाब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप एहतजाजी मुहिम ना चलाएं। तो वैसे आम दिनों में अगर आप एहतजाज का आईनी हक फराहम करें पॉलिटिकल पार्टीज़ को,